दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से निकली हुई, संघ से निकली हुई भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से टूट गई है। ठीक उसी तरह से टूट गई है जिस तरह से मोदी शाह ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ा था, जिस तरीके से एनसीपी को तोड़ा था। आज एनसीपी के लिए कहा जाता है कि अजीत पवार वाली एनसीपी, शरद पवार वाली एनसीपी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और शिंदे वाली शिवसेना, अब वही हाल जो है बीजेपी का है। भारतीय जनता पार्टी अंदर से पूरी तरीके से टूट गई है। अब कुछ ही दिन के भीतर यह कहा जाएगा कि आरएसएस वाली बीजेपी है ये और ये मोदी वाली बीजेपी है। दरअसल पार्टी के अंदर परिस्थिति यही है। कहा यह जाता है ये संघ वाली बीजेपी है और ये मोदी वाली बीजेपी है। जो संघ की विचारधारा के साथ आज भी तालमेल रखते हैं उन्हें संघी कहा जा रहा है, उसे ओरिजिनल भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स वो कहे जा रहे हैं, और जो नरेंद्र मोदी के साथ गए उन्हें मोदी भक्त कहा जा रहा है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से टूट चुकी है। इसका खुलासा आज के इस एपिसोड में होने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा या कौन बनेगी, संजय जोशी या वसुंधरा राजे, आज इस एपिसोड में उसका भी खुलासा हो जाएगा, क्योंकि मोहन भागवत ने डील पक्की कर ली है। लेकिन किसके साथ पक्की की है, किनकी संभावनाएं ज्यादा है, और या अगर संजय जोशी अध्यक्ष बनते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो गुजरात लॉबी ज्यादा परेशानी में चली जाएगी, या फिर अगर वसुंधरा राजे अध्यक्ष बनती हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती हैं पहली मर्तबा, तो गुजरात लॉबी मुसीबत में पड़ जाएगी। इसका खुलासा आज के इस एपिसोड में होगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आरएसएस ने मोदी और शाह के लिए क्या प्लान बनाया है उसका खुलासा आज के इस एपिसोड में खुद वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट अशोक वानखेड़े जी करेंगे। तो सीधा बिना देर करे उनका मैं रुख करती हूँ। वानखेड़े जी, स्वागत है आपका देश नीति के मंच पर फिर एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय जो है वो निकलता चला जा रहा है। 4 राज्य का चुनाव, जिसमें से जम्मू कश्मीर का चुनाव जो है वो निकल चुका है। कल हरियाणा का चुनाव है। महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखों का ऐलान कुछ ही दिनों में हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेंगे, इस पर अभी तक मुहर लगी नहीं। संजय जोशी का नाम सामने आ रहा है, वसुंधरा राजे का नाम सामने आया, और दोनों ही कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी से किसी की भी अच्छी ताल्लुकात है नहीं। अब ऐसे में 4 दिवसीय दौरे पर मोहन भागवत जो है वो राजस्थान पहुंचे हैं। क्या वसुंधरा राजे के साथ कोई बातचीत उनकी होगी? क्या महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बार बीजेपी को मिल सकता है? क्या लगता है आपको? नमस्कार आदित्य जी। एक तो सभी दर्शकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। नवरात्र शुरू हो चुकी है और खासकर आपको, आपके बंगाल में नवरात्र एक अलग पैमाने पे होती है। तो माता शक्ति सभी को शक्ति दे, अच्छे सोचने की, अच्छे विचार करने की। और फिर आते हैं मैं आपके सवाल पर। जी। सवाल है कि भले ही मोहन भागवत जी राजस्थान में है और उस क्षेत्र में है जहां से वसुंधरा जी का बेटा चुनाव लड़ता है, लेकिन ये भी उतनी ही सच्चाई है, ये नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्र में वसुंधरा जी अपने जो पुराने पारंपरिक मंदिर होता है मध्य प्रदेश ग्वालियर के पास दतिया में जो माता का मंदिर है, वहाँ वो पूजा करती है, व्रत रखती है। और वो भी ऐसा है कि वो मंदिर सिंधिया खानदान का है, मतलब सिंधिया ने बनाया हुआ है। वहाँ पे एक कमरा है जहाँ राजमाता रहती थी, और वो कमरा जब आप देखने जाओगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि राजमाता उस कमरे में कैसा रहती थी। सामान्य सा कमरा है जिसपे एक चद्दर पे जमीन पे सोते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं और सामान्य जिंदगी, उसमें राजशाही का कोई भी ठाट नहीं देखते। क्योंकि जब मंदिर के दरबार में, माता के दरबार में जाते हैं तो सभी एक सरी के भक्त है, तो वहाँ कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता। तो उस परंपरा को, राजमाता की परंपरा को वसुंधरा जी निभाती है। वसुंधरा जी को जब आप उस मंदिर में देखोगे तो एक अलग रूप दिखाई देता है कि एक सामान्य घरेलू स्त्री
जिसको कोई राजनीति से लेना देना नहीं हो, जिसका कुछ नहीं, वो सिर्फ एक आराध्या बन के आराधना करने जाती है। तो इन दिनों में मुझे नहीं लगता वो किसी से मिलेगी, लेकिन ये भी खबर मेरे पास है कि वसुंधरा जी सी बात मोहन भागवत जी से शायद हो गई है, और वो बातचीत जो है वो दिल्ली में ही हुई है। ये भी एक खबर है मेरे पास। अब 2024 के नतीजों के बाद यकीनन भाजपा तो बैकफुट पे है, और संघ लगातार आक्रामक भी है, क्योंकि संघ इससे भी आहत हुआ कि अपने ही बेटे ने पिता को घर से बाहर निकाल दिया। अपने ही बीजेपी वालों ने ये कह दिया नड्डा जी ने कि हमें संघ की अब जरूरत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं संघ आहत हुआ। संघ के कई वर्टिकल्स है, उसमें एक भारतीय जनता पार्टी है, और संघ लगातार, भले ही संघ कहते कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी होता है, जो मोस्ट पावरफुल पोस्ट है संगठन में, वो कहीं ना कहीं वो वहीं से डेपुटेशन पे आता है और वापस संघ चला जाता है। अब बात करते हैं संघ क्यों चाहता है बीजेपी में इंटरवेंस। देखिए, हमारे देश में दो कैडर बेस्ड पार्टियां हैं, एक है वामपंथी दल और एक है बीजेपी। बाकी राजकीय दल या तो पारिवारिक है, या फिर कांग्रेस जैसी राजकीय दल है कि जो आजादी के पहले से बनी और एक परंपरा के अनुसार चलती है। उनका कोई कैडर नहीं है, उनके वेलविशर्स होते हैं, चुनाव के टाइम पे एकाएक लोग इकट्ठा हो जाते हैं, चुनाव के बाद चले जाते हैं। बीजेपी में बीजेपी का जो कैडर है वो 24/7 बीजेपी का रहता है। स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा से निकलने वाले स्वयंसेवक ही इनके अलग अलग वर्टिकल्स में होते हैं। वो जन जागरण करते हैं। 12 मतलब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में तो फुल टाइमर भी है, जो पूरा टाइम काम करते हैं वहां पे। वहाँ प्रशिक्षण चलता है, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, ऐसे प्रमोशन होता है उनका। वो एक अपना सिस्टम है। तो 2014 के बाद, 2014 के पहले तक संगठन पार्टी चलाता था। सत्ता में पार्टी आती थी तो कहीं ना कहीं संगठन के सामने नतमस्तक होती थी। सरकार चलाना पार्टी के नेताओं का काम है, लेकिन संगठन तय करता था कि सरकार कैसे चले, क्योंकि सरकार उनके पार्टी की है। 2014 के बाद जब मोदी जी और अमित शाह केंद्रीय स्थिति में आ गए, केंद्र की राजनीति में है, तब से सत्ता संगठन एक हो गए। मोदी जी और अमित शाह के पास सत्ता है और पूर्ण रूप से संगठन भी वो अपनी मर्जी से चलाने लगे। जो अध्यक्ष थे बने, वो रबर स्टैम्प नुमा काम करने लगे। मतलब प्रधानमंत्री को लेने अध्यक्ष जाए बाहर और झुक झुक के उसका स्वागत करे, ये नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए प्रधानमंत्री है क्योंकि वो बीजेपी के हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें मनोनीत किया है। तो ये उल्टी गंगा बहने लगी थी। फिर इस संगठन में ऐसे लोग घुस गए थे जो रबर स्टैंप है, जिनका जमीन से कोई वजूद नहीं। आप पार्लियामेंट्री बोर्ड उठा के देखिए, वर्तमान में जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, एक येदुरप्पा छोड़ दिया तो उस पार्लियामेंट्री बोर्ड में ऐसे कौन लोग हैं जो अपनी ताकत पे 4 जिलों में लोग जितवा के ला सकते हैं? कोई नहीं। येदुरप्पा को भी वो अंडरस्टैंडिंग के लिए लाए हैं। पूर्व अध्यक्ष, उनके भी नाम नहीं है कहीं। तो कुल मिलाकर सत्ता और संगठन ये दोनों के हाथ में रहा, और वर्तमान में जब मैं आज की बात करूं तो ये मात्र अमित शाह जी के हाथ में है। सत्ता भी है और संगठन भी है। नरेंद्र मोदी जी भी एक चेहरा नुमा रह गए। 240 पे पार्टी आने के बाद पार्टी बैकफुट पे आ गई। और वैसा देखा जाए, यदि मैं रिपोर्ट्स, जो रिसर्च रिपोर्ट है सामने, आंकड़े लोगों के सामने है, यदि 79 सीटों पे जितने वोट मशीनों में दले उससे ज्यादा गिने गए, यदि हम उसको फ्रॉड माने, तो फिर 60 सीटें ऐसे ही मशीनों की देन है। तो बीजेपी वर्चुअली 180 पे है। तो ये 300 प्लस से 180, ये बहुत बड़ा फॉल है। पार्टी क्यों हारी? क्योंकि पार्टी के वर्कर निकले नहीं। वर्कर क्यों नहीं निकले? क्योंकि वर्कर उनके लिए नहीं निकलना चाहते थे जिनके खिलाफ उन्होंने जिंदगी भर संघर्ष किया, उसी का जयकारा वो कैसे लगाए। बाहर के लोग इतने पार्टी में आ गए कि पार्टी के अंदर के लोग हाशिए पे चले गए। कहीं ना कहीं विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज होने लगा। उसके बाद ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इतना खुल के उपयोग होने लगा सरकारी गिराने के लिए। इससे जनमानस में भारतीय जनता पार्टी की, पार्टी विद द डिफरेंस, चाल चरित्र, चेहरे वाली पार्टी थी,
उस पार्टी का चेहरा इतना विद्रूप हो गया, चाल इतनी टेढ़ी हो गई और चरित्रहीन लोगों का भरना हुआ, व्यभिचारी भ्रष्टाचारियों का बोलबाला लग गया। अब इसमें एक करेक्शन जरूरी है। इसके लिए बीजेपी संघ जो है वो सरकार को लेकर चिंतित नहीं रहता, संघ संगठन को लेकर चिंतित रहता है। संघ को लगा यदि बीजेपी जो इस लेवल पे पहुंची कि 300 प्लस आ जाए, और यदि मोदी जी को यह गुमान हो गया कि उनके नाम से ही वोट डलते हैं, तो फिर इस बार सबका चेहरा सामने आ गया। मोदी जी क्या कर्नाटक में फेल हो गए, मोदी जी हरियाणा में अभी नतीजे सामने आएंगे तो पता पड़ेगा। अब तो मोदी जी बोलते भी नहीं कि मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी मोदी सरकार मोदी गारंटी बोलते रहे। अटल जी ने कभी अटल की सरकार नहीं बोला, अटल की गारंटी नहीं बोली। ये भाजपा की सरकार है, भाजपा इस बात के लिए दुहाई देता है या भाजपा इस बात की गारंटी देता है, ये बातें होती है क्या जब वाकई सर व्यक्ति ये बड़ा जो हो जाए। जी ये जो त्रिशूल शक्ति नरेंद्र मोदी अपने पास या शाह या गुजरात लॉबी अपने पास रखती है, एक है कि सरकार पर कब्जा, दूसरा है कि पार्टी पर कब्जा, तीसरा है कि रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री चुनना, इस तरीके से यानी राज्य सरकारों पर भी कब्जा जहां जहां बीजेपी की सरकार है। क्या इसी को अब संघ तोड़ना चाहता है? नहीं, इसके पहले भी मैं मध्य प्रदेश में मेरा पत्रकारिता में मध्य प्रदेश से शुरू कर चुका हूं। मैंने मध्य प्रदेश में सकलेचा, जोशी, पटवा, इनका कार्यकाल देखा है, इनकी ताकत देखी है। तो किसी भी बीजेपी का प्रदेश का मुख्यमंत्री एक अपने आप में ताकत हुआ करता था। आज आप बताइए मुझे, यादव है मध्य प्रदेश में, भजनलाल शर्मा है राजस्थान में, इनका अपॉइंटमेंट होने के बाद लोगों ने गूगल पे सर्च किया ये लोग कौन है। तो कुल मिलाकर ये रबर स्टैंप लाओगे तो संगठन खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई भी पिग्मी अपने साथ अपने से भी छोटा आदमी रखेगा, क्योंकि उसको इंफीरियर कॉम्प्लेक्स होता है। ऐसे करते करते तो ये जमीन में धंस जाएंगे। तो उनको संगठन, इसलिए संगठन के लिए संगठन का अगला अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि जेपी नड्डा एक्सटेंशन पे चले चुनाव के टाइम पे, अब जेपी नड्डा मंत्री भी हो गए, अभी भी वो अध्यक्ष बने हुए हैं क्योंकि नया अध्यक्ष नहीं आया। नया अध्यक्ष कौन होगा? नया अध्यक्ष वो होगा जो रबर स्टैंप नहीं होगा। नया अध्यक्ष वो होगा जो संगठन की तरफ देखेगा। नया अध्यक्ष वो होगा जो भाजपा का चाल चरित्र चेहरे वाला वो समय वापस लाएगा। नया अध्यक्ष वो होगा जो संघ को संघ मानेगा। तो ऐसे में वर्तमान में इतना, मतलब कहने के लिए तो संघ का वैसा देखा जाए तो युवा यदि चाहिए संघ को तो देवेंद्र फडणवीस भी हो सकते थे। यदि उनको अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो शिवराज भी हो सकते थे। यदि कोई पुराना हैंड ट्राई करने के लिए तो राजनाथ भी हो सकते थे। लेकिन राजनाथ 2 बार हो चुके हैं, तीसरी बार के लिए बीजेपी के संविधान में ही आपको संशोधन करना पड़ेगा। वो संशोधन भी हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन राजनाथ पे संघ कैसा विश्वास रखेंगे जो राजनाथ 2029 का चुनाव भी मोदी के नेतृत्व में लड़ने की बात करते हैं? शिवराज जी को कैसा संघ विश्वास रखेगा जो शिवराज जी दिल्ली में मंत्रिमंडल में आने के बाद इतने मोदीमय हो गए हैं कि बाकी पुरानों को अब रश्क होने लगा है कि यार इन पीछे से आया और इतना मोदीमय हो गया, हम तो पीछे पड़ गए मोदी चालीसा पढ़ने में। क्या वानखेड़े सर ये भी हो सकता है कि अगर संघ पूरी तरीके से पार्टी पर कब्जा पा लेता है या पार्टी को स्वतंत्र तरीके से चलाने में सक्षम होता है, तो ये जो 2 राज्य में खास करके मध्य प्रदेश और राजस्थान में रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री बनाए गए जिनके बारे में कोई जानता तक नहीं था, सबसे पहले वो 2 मुख्यमंत्रियों को हटाया जाएगा, ताकि जैसे योगी आदित्यनाथ है वो जिस तरह से दबाव बीजेपी पर, बीजेपी नहीं कहेंगे, सरकार पर, केंद्र सरकार पर बनाते हैं, या मोदी शाह पर जिस तरीके का दबाव में वो रखते हैं मोदी शाह को, वैसा शायद मध्य प्रदेश में भी हो, राजस्थान में भी हो। देखिए, योगी की हैसियत नहीं कि योगी दबाव। देखिए, मोदी जी और अमित शाह कुछ भी हो, उनका भी एक ताकत है अपनी, मैं उनको कमजोर नहीं मानता। और उनके सामने योगी यूं सूखे पत्ते की तरह उड़ जाते हैं यदि संघ का वजन योगी के पीछे नहीं होता। ये संघ की ताकत ही है जो योगी जी को मुख्यमंत्री बनाए रखी है, और योगी जी का जो अरोगंस है केंद्र के प्रति, वो संघ की ताकत है और कुछ नहीं। संघ चाहता है कि कोई ऐसा अध्यक्ष बने जो वाकई पहले संगठन को सुधारे, पहले संगठन को बांधने की जरूरत है। तो कौन ऐसा आ सकता है जो इन दोनों के दरबार में नृत्य ना करे, दोनों के दरबार में हुजूरे ना बना, मतलब उनके दरबार के सामने दरबारी नहीं बने? ऐसे कौन लोग हैं?
इसके दरबार पे दरबारी न बनने वाले नितिन गडकरी है, जो खुल के बोलते हैं। लेकिन नितिन गडकरी अध्यक्ष बनना नहीं चाहते। उसके बाद वसुंधरा जी है, लेकिन वसुंधरा जी के बारे में लगातार ये प्रचारित किया जा रहा है कि वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनने में ज्यादा इंटरेस्टेड है राजस्थान में। और वो एक है जोशी, संजय जोशी, जो काफी दिनों से हाशिए पे है। संजय जोशी का पुनर्वसन हो सकता है। संजय जोशी संगठन के आदमी, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन इस पद पे रह चुके हैं। नितिन गडकरी के समय संजय जोशी ने यूपी में बहुत काम किया, जो फसल बाद में मोदी जी ने काटी। फिर संजय जोशी या वसुंधरा, यदि आपको पार्टी, एक डर लोग दिखाई देती कि पार्टी टूट जाएगी, मुझे नहीं लगता पार्टी टूटने का समय आएगा। क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टियां जो होती है, मतलब कांग्रेस का देखिए आपने, कांग्रेस टूट जाएगी करके कितने दिन तक ये चलता रहेगा। कितने लोगों ने कांग्रेस बनाई, कितनी कांग्रेस बनी, लेकिन अल्टीमेटली जो गांधी परिवार के साथ जो कांग्रेस रहे वही ओरिजिनल कांग्रेस हो गई। शिवसेना टूटी, लेकिन उद्धव के साथ जो शिवसेना है वही मानी गई। एनसीपी टूटी, लेकिन इसके बाद भी जो एनसीपी शरद पवार के साथ है वही मानी गई। ऐसे ही मतलब राज ठाकरे तो शिवसेना से बाहर निकले थे। राज ठाकरे तो खून था ठाकरे परिवार का, उसके बाद भी वो शिवसेना खड़ी नहीं कर पाए दूसरी। आज वो कहीं पे नहीं। वैसे ही बीजेपी जो संघ के साथ होगी वही बीजेपी कहलाएगी। दूसरी यानी बीजेपी का हर्ष, बीजेपी भी टूट सकती है, एक आरएसएस वाली बीजेपी, एक मोदी वाली बीजेपी। एक नहीं, वर्तमान में वैसा ही है। वर्तमान में अंदर। कुछ मोदी जी अंदर खाने में कुछ मोदी जी के भक्त हैं, लेकिन क्या संघ का डंडा चलने के बाद वो मोदी जी के साथ रहेंगे, ये देखने वाली बात है। तो बीजेपी जो रहेगी संघ के साथ वही ओरिजिनल बीजेपी कहलाएगी, तो वो डर नहीं। अब संघ भी, संघ का जो नेचर है वो दो टाइप का नेचर है संघ में। संघ एक, कुछ लोग संघ में ऐसे हैं जो उग्रवादी है। संघ का बाय एंड नेचर सॉफ्ट है, वो उग्रता की बात नहीं करता, वो धीरे 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 चलता है। तो जो उग्रवादी लोग हैं वो तुरंत बदलाव चाहते हैं और संघ चाहता है कि बदलाव हो, लेकिन इन दोनों को भी पूछ लिया जाए, क्योंकि आखिर ये भी तो स्वयंसेवक ही है, ये भी तो संघ से निकले हैं। तो इन दोनों को जो चॉइस दिया गया उनमें ये दो नाम है। अब इन दो नामों में से किसको क्या सूट होता है, जो मैं नागपुर में था, मैं कई जगह बोल चुका हूँ, इसमें कोई परहेज नहीं बोलने में। तो नागपुर में मैं काफी पुराने लोगों से मिला जो थिंक टैंक माने जाते हैं, इस टाइप के लोगों। तो इन दो नामों में से संजय जोशी के फेवर में अमित शाह जी हो सकते हैं, क्योंकि संजय जोशी और अमित शाह की इक्वेशन ठीक है। और इक्वेशन ठीक है मतलब संजय जोशी को इतना बुरा नहीं मानते अमित शाह। अमित शाह को पहली बार टिकट चुनाव में लड़ने के लिए संजय जोशी ने दिया था। तो वो, लेकिन वो वसुंधरा से बिल्कुल उनकी नहीं पटती। दूसरी तरफ जो मोदी जी है, उनका झगड़ा ही बेसिक संजय जोशी से था। उनका वो जो झगड़ा सीडी वसुंधरा से कांड नहीं हुआ था। था उसमें कहा जाता हाँ, है कि नरेंद्र मोदी के समर्थक ही वो सारा कुछ करवाए थे, ये आरोप लगता है। तो हाँ, तो और दूसरी बात, वसुंधरा जी का कभी प्रधानमंत्री से तू मैं नहीं की, ऐसी बात है। वो हमेशा आदर आदर से देखती रही है, और प्रधानमंत्री जी ने भी एक लिमिट के दायरे में। लेकिन वसुंधरा जी के साथ अन्याय तो हुआ, तो वो सोचते हैं कि वसुंधरा ठीक है। तो कुल मिलाकर अब इन दोनों में से कौन हो सकता है, यदि ये दोनों पैकेज में है अदिति भले संघ ने मतलब ऐसा ऑफर दिया है कि वसुंधरा जी आएगी तो संजय जोशी की वापसी होगी, संजय जोशी आएंगे तो वसुंधरा जी की वापसी होगी, ये बात भी तय है। तो ये जो लोग आएंगे ये एकदम, मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री तुरंत बदलेंगे एक ही दिन में सारे घर के बल बदल डालूंगा टाइप, वो विज्ञापन टाइप नहीं होगा। पहले संगठन पे कसावट होगी। संगठन के जितने भी हैं पदाधिकारी, उनके ऊपर वो जो एक्सपीरियंस है, जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जिनका मतदाताओं में प्रभाव है, उन लोगों को संगठन में तवज्जो मिलेगी। जब पूरे संगठन का काम होगा तब फिर मंत्रियों पे
मुख्यमंत्रियों पे इन पे बात होगी। सरकार का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसका आकलन भी संगठन करेगा, क्योंकि वो सरकार बीजेपी की है, मोदी जी की नहीं। और एनडीए की सरकार है तो वो एनडीए का गठबंधन बीजेपी करेगी, मोदी स्वयंभू नहीं करेंगे। ये और ये सारा बदलाव कुछ जो है ये कम से कम 4 राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद ही तय होगा। ये कभी भी हो सकता है, 2 राज्यों के नतीजों के बाद भी हो सकता है, 4 राज्यों के नतीजे। 4 राज्यों के नतीजे कब तक आएंगे? ज्यादा से ज्यादा नवंबर का इंतजार करना होगा। हम अक्टूबर में हैं, नवंबर में 2025 में लेकिन बीजेपी को नया अध्यक्ष होगा। 2025 में संगठन में बदलाव होगा। वसुंधरा जी भी मानसिक रूप से अध्यक्ष बनने को तैयार है। एक तो महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष होगी। बीजेपी पे यह आरोप लगता है संघ के पी की होगी, महिलाओं से दूर रखते हैं, तो एक महिला अध्यक्ष होगी। दूसरी बात, सिंधिया परिवार का और संघ का बहुत पुराना ताल्लुकात है। राजमाता ने संघ और जनसंघ और भाजपा को सींचा है। दूसरी बात, वसुंधरा जी का कोई ऐसा एंटी हिंदुत्व का भी एजेंडा रहा नहीं। वो हार्डकोर हिंदुत्व के लिए ही बीजेपी की रही। कभी उसने इतना अन्याय हुआ लेकिन उन्होंने कभी पार्टी बदलने की नहीं सोची। बहुत अपमानित होती रही लेकिन पार्टी बदलने की नहीं सोची। तीसरी बात, वो जनमानस में बहुत प्रिय है। उनके साथ एक एडवांटेज और है कि वो मराठी, हिंदी, एक तो महाराष्ट्र की सिंधिया होने की वजह से, जो महाराष्ट्र में शिंदे थे, जो मध्य प्रदेश में सिंधिया हो गए, तो महाराष्ट्र में शिंदे का बड़ा मान सम्मान है। तो एक वो राज्य 48 सीटों वाला एक राज्य, उस पर उनका प्रभाव बहुत हो सकता है। दूसरी बात, वो जाटों के घर ब्याई है, तो जाटों की महारानी कहलाती है। तो जाट का जो बेल्ट है, जो राजस्थान से शुरू होकर हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश का एक थोड़ा सा हिस्सा और यूपी तक आता है, वहां एक अच्छी पेट हो सकती है। उनके बेटी की शादी गुज्जरों में हुई है, तो गुज्जरों की समधन है वो। तो ये कास्ट कॉम्बिनेशन भी कई जगह घेरा जा सकता है। मतलब कास्ट तो कॉम्बिनेशन कुल से लेकर के कास्ट महिला कॉम्बिनेशन अध्यक्ष से से, लेकर के। लैंग्वेज से, क्योंकि वो मध्य प्रदेश की उनका मायका है, राजस्थान उसका ससुराल है और कर्मभूमि है, और सिंधिया का जन्म स्थान महाराष्ट्र है। तो 3 राज्य है बड़े, 3 राज्य मिलके 48, 29 और 25 देख लीजिए आप। 100 सीटों का एक ब्लॉक है जिसमें महारानी अपील करे अपने नाम पे तो अपील सुनाई जा सकती है। ये एक इम्पैक्ट उनका हो सकता है। तो 3-4 राज्यों में जो अपना इम्पैक्ट रखे, जो महिला हो, जिसको एक्सपीरियंस है, केंद्र में मंत्री रही है, 2-2, 3-3 बार उप मुख्यमंत्री रही है, संगठन में रही है, अपनी माँ को संगठन में काम करते हुए देखा है, उन्होंने संघर्ष बीजेपी का देखा है केंद्र में। तो अब, लेकिन जब अटल जी के टाइम पे भी संघर्ष तो था ही बीजेपी में, वो सारा उसने किया है। तो कुल मिलाकर कई फैक्टर्स है ऐसे जो वसुंधरा को अध्यक्ष बनाने के फेवर में जाते हैं। रही बात इन दोनों की, इन दोनों को कोई निकालेगा नहीं। इन दोनों को या तो अपने रास्ते सुधारने होंगे या फिर इन दोनों को सम्मानजनक स्थिति से पद छोड़ के जाना होगा। ये इन मोदी जी दोनों का को तो तय वैसे करना भी होगा। वक्त आ चुका है मार्गदर्शक मोदी मंडली जी में शामिल होने का। नहीं, देखिए, अब मोदी जी यदि अ, स्वयं डिक्लेयर करके जाएंगे तो मैं जितना अ, संघ को समझ सका हूँ, मैं नहीं कहता कि मैं संघ को बहुत अच्छी तरह समझाऊं, जितना मैं थोड़ा बहुत समझ चुका हूँ और जितना मैं वसुंधरा जी को समझता हूँ, उनको देखा है मैंने नजदीक से, उनको उनके जो भाई थे सिंधिया साहब, उनसे मेरा ताल्लुकात था थोड़ा बहुत, और राजमाता जी को मैं जानता था सुमित्रा महाजन जी की वजह से। तो मैं जितना उनको समझ पाया हूँ, वो बदले की भावना से काम नहीं करेगी, वो उतना सम्मान जरूर देगी मतलब जितना मोदी जी खुद छोड़ वो। के हाँ, जाते हैं तो इज्जत हाँ, बनी रहेगी। बहुत ज्यादा इज्जत बनी रहेगी, उन्हें एक स्थान दिया जाएगा। ऐसा मुझे मुझे ऐसा मेरा आकलन है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि ऐसा ही होगा। ये मेरा आज की डेट में ऐसा आकलन है। कल क्या होता है पता नहीं, परसों क्या होता है पता नहीं। हो सकता है कि ईडी की रेडी हो जाए संघ में। क्या कर सकते हैं, देश में तो कुछ भी हो सकता है। तो या मैंने वसुंधरा का नाम लिया इसलिए मुझ पे वसुंधरा में जोशी को, तीनों को उठाया जा सकता है। कोई मतलब, कल क्या, वर्तमान में जिस हिसाब से सरकार काम कर रही है, कल का
सबके कल के भविष्य के ऊपर सबके प्रश्न चिन्ह है। लेकिन आज का आकलन जो है, इसलिए क्योंकि आपने शुरुआत की थी कि ये उस प्रदेश उस एरिया में गए तो क्या वसुंधरा जी से मिलेंगे क्या? अब वसुंधरा जी के लोग बिल्कुल सेवा में रहेंगे, लेकिन वसुंधरा जी शायद दतिया में होगी, नवरात्र है। और दूसरी बात, जहाँ तक मोहन भागवत जी का है, मेरे पास ऐसी एक खबर है कि मोहन भागवत जी और वसुंधरा जी की एक लंबी मुलाकात हो चुकी है, दिल्ली में हो चुकी है और हाल ही में हो चुकी है। तो कई फैक्टर्स है इसमें देखने के लिए। तो देखते हैं कि क्या होता है, ऊँट किस करवट बदलता है। लेकिन वर्तमान में जब आपने सवाल पूछा, तो जो भविष्य बताने वाले होते हैं वो एक प्रश्न कुंडली भी लगाते हैं, प्रश्न का जन्म बिल्कुल कब हुआ? बिल्कुल तो बिल्कुल। आपके प्रश्न का राजनीति जन्म, में तो कभी भी कुछ भी तो संभव है। राजनीति में आपने जो प्रश्न पूछा वर्तमान में जो परिस्थिति है सामने, उसको देखते हुए ये मैंने आकलन किया, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद देश नीति के मंच पर धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर।